की प्रस्तावना क्या होती है? पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न फल निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने से। तब तो भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में भी नहीं थी। क्यों नहीं? अब जब आप किसी पार्टी पे आरोप लगाएंगे तो आपको पूरा इतिहास पता होना चाहिए। आप एक तरफा इतिहास नहीं बता सकते। सब्जेक्ट पे आपने बीएड की है, बताइए। बताओ। चलो, बीएड में मेरे पास था इंग्लिश था, मैथ था जी, बस 2 ही सब्जेक्ट होते हैं बीएड में। बीएड वीडियो देख रहे हैं तो भैया ने बताया बीएड में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। कर रहा हूँ। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है जानते हैं आप? गवर्नमेंट सेल टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हमें अभी तक पता था गवर्नमेंट सेल टैक्स। नहीं, तो वो आपको गलत पता थी। आप बीजेपी को वोट दे रहे हो, बीजेपी को आप वोट दे रहे हो। जी, आप मोदी जी के काम गिना रहे हैं। हर चीज देगा, घर दिया, लेटरिन दी, मकान दिया, 3 करोड़ फिर वादा कर दिया और कितनी चीजें चाहिए। भूषण शरण पे भी तो आरोप लगे थे उन शोषण के। अकेले लगे थे आपके सांसद पे। अरे तो निकाला गया हुआ उनको। कहाँ गए भैया? पुनः भैया को वापस लेके आना चाहेंगे फील्ड में। हाँ, 2024 महासंग्राम लोकसभा का चालू हो चुका है। क्या लगता है 2024 मैनपुरी की सीट किस खेमे में जाएगी? समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? बार 400 पार। अब की बात 400। कोई खास वजह 400 पार ले? खास वजह से बहुत है जी। आप वर्ल्ड में बता रहे। आप मोदी जी का नाम देख लो। आज से पहले जो सरकार चली जी, अभी दादा भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। नाम है कवर पेज में फोटो छपी थी। वर्ल्ड में तो नाम केजरीवाल का भी है, क्योंकि केजरीवाल का संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। तो केजरीवाल तो कागले जेल के अंदर है। अरे जेल के अंदर तो भैया एक बार बताओ, ब्रजभूषण शरण पे भी तो आरोप लगे थे उन शोषण के। अकेले लगे थे आपके सांसद पे। अरे तो निकाला गया हुआ उनको। अभी कहाँ निकाला गया? नहीं निकाला गया। भाई हमको जो जानकारी है हमको देखो सीधी बताए। वापिस हम पुनः उसी प्रश्न पे जाओ, एकदम साफ 27 किलोमीटर पहुंच जाए भाजपा में, उसमें जाके एकदम गंगा जी से नहला दिया जाता, शुद्ध हो जाता। उसके आने रेड पड़ती। हम तो भाई साहब वर्ल्ड की जानते हैं, तो हमने देखा है वर्ल्ड में। देखिए मैनपुरी में तो भैया डिम्पल यादव के अलावा यहाँ पे कोई ना सांसद होगा ना होगा। अगर बीजेपी के अलावा इनसे कोई अगर आती बार कोई जीत दिखा दे तो मानिए जाओ। क्योंकि नगर पालिका हरवा दी जबरदस्ती। नगर पालिका कैसे हरवा दी? देखो वोट तो हमने भी दिया और हमने भी दिया, लगा दिया। अरे यार तो तुमने वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। वापस शांत जाइए, भैया को बोलने का मौका दी। वापस मुद्दे पे आते हैं। आप मोदी जी के वर्ल्ड फेमस होने के, विश्व में प्रचलित होने के बातें गिना रहे थे कि मोदी जी क्यों विश्व विख्यात हैं। आप उस बात पर आइए। हाँ, आप मोदी जी के काम गिना रहे थे। मोदी के काम में कहाँ खराबी है? मैं आप जी, आप मोदी जी के काम गिना रहे थे। हर चीज देगा, घर दिया, लेटरिन दी, मकान दिया, 3 करोड़ फिर वादा कर दिया और कितनी चीजें चाहिए। जी, अरे कहाँ पर पहला आधी रात में बीच में पहले यार पहले क्या करोड़ नौकरी किया था, हर एक साल 10 साल हो गई। जी, अभी हम आपके पास ही आते हैं। चलिए आपके पास ही आते हैं। नौकरी कहाँ से ले लियो? पढ़े लिखे कौन? आपको लेते हैं। आइए ठीक, इनसे बात करते हैं। क्या किया है पहले आप ये बताइए। मैंने बीएड किया था भाई। बीएड किया है। अरे ठीक, बाहर कर दिया है। हम आपसे बात करते हैं, बीएड में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? कौन से सब्जेक्ट थे आपने बीएड की है, बताइए। बताओ। चलो, बीएड में मेरे पास था इंग्लिश था, मैथ था जी, बस 2 ही सब्जेक्ट होते हैं बीएड में। बीएड वीडियो देख रहे हैं तो भैया ने बताया बीएड में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। होते तो हैं। तैयारी करने के दौरान टेट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये बताइए। टेट में होता है एक होता है। हाँ, कौन सा एक सब्जेक्ट होता है?
सोशियोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है। होता नहीं है, कन्फर्म होता है। जो नहीं तुमने नहीं किया अभी हो, अभी हम नहीं, नहीं हम अभी आपके पास भी आते हैं, अभी डी फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। अभी अभी आपने अभी आपने बीएड का बोला था, हम बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। बीएड में एक आपने क्या कौन सा सब्जेक्ट बताया था? डी फार्मा से रिलेटेड। नहीं अभी आप बीएड बता चुके, हम डी फार्मा पे ही आएंगे। डी फार्मा पर आइए, नहीं पहले बीएड के बारे में बताइए। अभी आपने कहा कि मैंने टेट वगैरह दिया, हमें एग्जाम नहीं दिया, पेट दिया है, पेट रिलेटेड होता है, 12 से रिलेटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा होगा, उसमें ऑल ऑफ यू आता है, उसमें मैथ आता है, जीएस आता है, रीजनिंग आता है। हाँ तो हम जीएस के बारे में बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। प्रस्तावना की 4 लाइनें सुनाइए। चलो शुरुआत मैं कर देता हूँ। संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने। ये है पंथ निरपेक्ष का मतलब बताइए। अब आप समाजवादी का मतलब बताइए। किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होता रहना चाहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, देश के युवा किस ओर जा रहे हैं? क्या उनके मुताबिक लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार सरकार बदलनी चाहिए। वो इसलिए परिवर्तन जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मध्यम वर्ग है उसके लिए जो मुख्य चीजें हैं, बिजली महंगी हो गई, किसान के लिए खाद महंगी हो गई, आम जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन बहुत गलत बात है। सारी चीज अगर प्राइवेट कर दी जाएगी तो हर व्यक्ति को सुविधा कहाँ से मिलेगी? रेल गवर्नमेंट में है, आप यहाँ से फरुखाबाद जाएं, बस का किराया लगभग 100 रुपए के आसपास होगा, और रेल से जाएंगे तो आपका किराया कितना है? रोडवेज तो वो भी तो सरकारी है। नहीं सरकारी है, लेकिन 100 है क्यों? लेकिन वो 100 है क्यों? तो वो रोडवेज प्राइवेट ही है। नहीं कौन सी रोडवेज का किराया कम किया जाए, किराया कम किया है। जी बिल्कुल कम किया जाए। मतलब कहने का ये है कि जैसे जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है उस मुद्दों को सारी चीजें प्राइवेट की जा रही है। जैसे अमुक सरकार में जो सरकार रही है सत्ता में, उन्होंने लोगों को जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए नौकरियां नहीं दी। एक बहुत बड़ा मुद्दा पेंशन का भी है। जो सरकारी कर्मचारी 30 या 35 साल सेवा देता है उसको पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि माननीय हमारे सभी पेंशन ले रहे हैं। या तो खुद भी छोड़ दो, तो भाई कर्मचारी को भी मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, हर बार की अलग पेंशन है, या तो खुद छोड़ दें। अगर वो ईमानदार अपने आप को कहते हैं कि हम भ्रष्ट नहीं है तो पहले पेंशन खुद छोड़ें, और सरकारी कर्मचारी भी नहीं लेंगे भाई जो भी। हमें की बात, कोई एक साथ हमें ये बता दे कि जीएसटी जो लगती है वो वास्तव में लगती किस पे है? अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से पूछें, भैया कोई आदमी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, भैया हम जीएसटी देते हैं, माल खरीदते हैं जीएसटी देते हैं, और हम क्या करते हैं, हमने अपना प्रोडक्ट बनाकर किसी मान लो एसएस पार्टी के सुपर स्टॉकिस्ट को हमने प्रोडक्ट अपना बेच दिया, हमने उस पार्टी से अपना जीएसटी ले लिया, भाई मैंने आगे दिया था जीएसटी, ठीक है। अब सुपर स्टॉकिस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है, वो उससे जीएसटी ले लेता है। सही बात है भाई साहब। अगर कोई व्यापारी है तो हाथ खड़ा करिएगा भैया। कोई है व्यापारी यहाँ पे? कोई व्यापारी है भाई? कोई व्यापारी है? नहीं, व्यापारी नहीं है। हम छोटे से व्यापारी हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उसने रिटेलर को माल बेचा, ठीक है। अब रिटेलर ने किससे लिया? रिटेलर किससे लेगा? ग्राहक से। अब ग्राहक जीएसटी लेने किससे जाएगा? तो खेल। अब ये बताओ, लोग कहते हैं जीएसटी सब पे लग रही है, तो हमें ये बता दो वास्तव में जीएसटी लग किस पे रही है? आम जनता। गलत कह रहा हूँ? आम जनता। अगर प्रोडक्ट मैंने दूध खरीदा, सपोज दैट मैंने 1 पाउच खरीदा दूध का, उस पर जीएसटी मैंने 18% दी, ठीक है। अब मैं ये दूध किसको बेचूंगा? मैं खुद इस्तेमाल करूंगा ना। एक अमूल का पाउच मैंने खरीदा। ठीक, आपका सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है जानते हैं आप? गवर्नमेंट सेल टैक्स। नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, जो हमें बताता गवर्नमेंट सेल टैक्स। नहीं, वो आपको गलत बताती। गुड्स यानी स्टॉक, सर्विस यानी सेवा, टैक्स यानी इन दोनों पे लगने वाले कर को हम जीएसटी कहते हैं। जो वस्तु की, जो सब्जेक्ट की, जो किसी विषय की चीज को प्रयोग में लेके आएगा वही तो टैक्स देगा। यदि इस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ, इसका टैक्स मैं दूंगा। घर पे पंखा मैं चला रहा हूँ तो टैक्स मैं दूंगा, ना कि ये देंगे। मैं फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फोन को चार्ज मुझे करना पड़ेगा, ना कि ये करें।
ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है, जो व्यक्ति जिस चीज का उपभोग करेगा उस पे ही टैक्स लगेगा। ठीक, ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया। अब दादा के पास आते हैं। अभी अब आपके पास आपके प्रश्न का भी हम जवाब देंगे और आपसे भी प्रश्न करेंगे। दादा के पास आते हैं। दादा, वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है किस ओर करवट लेगा? समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा चुकी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो मैनपुरी के पहले ही 2 विधानसभा सीटों पे अपना कब्जा कर चुकी है और यहाँ से वर्तमान समय में एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जी, पहले जीएसटी वाली बात हो जाए। जी, जीएसटी की बात हो जाए। हाँ, जीएसटी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाई आज तक, किसी सरकार नहीं है। आपको दादा हम बताने, जीएसटी का जो सबसे पहले जो बिल लेके आए थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। कांग्रेस की बात मत करिए जी, क्या बताओ मैनपुरी, हाँ, मैनपुरी को सपा को कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन जो नीतियां है उससे हार भी सकती है। नीतियां हार सकती। समाजवादी पार्टी की नीतियां अच्छी नहीं है कुल मिला। हाँ, भाजपा की, अच्छा, भाजपा की नीतियां अच्छी हैं। भाजपा जिस सीट को चाहे उस सीट को जिता देगी और जिसको चाहे हराएगी उसको हरा देगी। और इस बात को आप बीजेपी को वोट दे रहे हो। आप सुनिए, इन्होंने मीटिंग के कि इनको कैसे डाउन किया जाए, तब ये उसमें तय हुआ। ये 100% बात है, लेकिन सारे नेता गुलाम है, वो समझते नहीं इस बात को। क्या तय हुआ? एक बार को मायावती को स्वतंत्र जिता दीजिए बेईमानी करके अपने मशीन से, और ये कहेंगे अरे भाई बहुत अच्छा है। दूसरे वो जीत गई, उनका शासन चल रहा है, फिर उसका सपा आई, पर इन्होंने ये मीटिंग बनाई, अब सपा को 100% जिता दीजिए। जो कल को जब हम बेईमानी की मशीन करेंगे तो ये सारे ये न कह पाए कि जब तुम जीते थे तब मशीन सही थे, हम जीते तब मशीन खराब। इस बात को दिमाग से सोचिए आप। मैं जो ये 100% सही बात है। बढ़िया आप लोग इसको माने, बढ़िया बात है, आप या न माने। और सपा का नेता हो तो बसपा का नेता हो, किसी साल पार्टी का नेता हो, वो समझता ही नहीं इस बात को। चलिए मैन दादा, जी मैनपुरी में बताइए कौन सी? अरे बता रहा हूँ, सपा बसपा का वो उसमें। चलिए दादा, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई दे दूं। आप जिसकी बात कर रहे हैं, 2007 में बसपा आई थी, 2007 के बाद बेईमानी से, तब तो भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में भी नहीं थी। क्यों नहीं? अब जब आप किसी पार्टी पे आरोप लगाएंगे तो आपको पूरा इतिहास पता होना चाहिए। आप एक तरफा इतिहास नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में इतनी मौजूद नहीं थी। बेईमानी हो सकती है? नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना? हो सकती है। जरा सा मोबाइल है, रुपया के घर में इसका मतलब दादा का कहना मशीन में बेईमानी हो रही है। इससे पूर्व में भी कांग्रेस या जो भी सरकारें आई वो बेईमानी से आई। 2013 में सपा की सरकार बनी थी, तब कैसे बैलेट पेपर चले थे या मशीन चली थी? आप हमें बताओ तो, जागो, हमें तो जागो जवाब तो दो। अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं हमें एक बार फिर से मौका दीजिए, और नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। ठीक है, हमें ये बताओ 73 साल की उम्र में वो एक बार फिर मौका मांग रहे हैं, और ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं जो 4 साल की। ये नौजवान कहाँ जाएंगे? इन्हें मौका कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है? देखो अगर इसका कोई जवाब है किसी के पास तो लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये दादा का प्रश्न था। आप खड़े रहिए, बीच में आप लोग टोकिएगा मत भैया। जब 4 साल के लिए आप जो लोग कह रहे बेरोजगार, तो 4 साल के लिए इन्हें दे रहे हैं, रोजगार इन्हें दे रहे हैं, आप 4 साल के लिए तो दे रहे हैं। बाकी बात आपकी पूरी आधी समस्या आपका बेटा है, आपका बेटा है, बिल्कुल सही। अगर सेना में जाता है 4 साल, वो 4 साल बाद घर आता है, जैसे फिर क्या करेगा वो? जैसा अपने वर्ल्ड में पूरे, चलो अपनी तो इंडिया की बात, वर्ल्ड में जैसा अपने वर्ल्ड की बात नहीं करिए, यहाँ की बात करिए। ये भी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड को तो देखो आप चले जाओ यार। वर्ल्ड को आजकल कितने दंगा में चल रहे हैं, आजकल कितने में चल रहे हैं, चल रहे ना। तो बाकी जब 4 साल हम लोग अगर सीख के कचू कर रहे हैं, तो बाकी अगर मौका पड़ो देश के लिए, तो देश के लिए पल्लू लड़ तो सकते है। 4 साल का जो ट्रेनिंग हमने करी है, बाकी पल्लू लड़ने के लिए तैयार है। कई देशों में ईरान बाकी बात तो मेरे कार्यक्रम में यार, जो 4 साल आपने जो ट्रेनिंग लेगी, बाकी सरकार आपको सरकार दे रही है, बाकी आपको पेंशन दी है, सेना ने जो दे रही, बाकी जो सुविधाएं जो दे रही है वो मिल रही है आपको। और बताया जाए, हम आर्मी में पहुंचे, भाई साहब 1 मिनट, हम आर्मी पहुंचे। आर्मी में मैंने 4 साल अपने गुजार लिए, वहां पर रीटेस्ट हमारा हुआ। अगर मैं वो टेस्ट क्वालिफाई करता हूँ
तो मैं आगे जाऊंगा 4 साल के लिए, बेशक 4 साल के लिए मान लो हम वापस रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं, हम 4 साल के लिए फिर आगे चले गए और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। ठीक है भैया, सुनो तो मेरी बात। नहीं, अगर आप सक्षम है, देखो हम 4 लोग गए, ठीक है, 4 लोगों के पास सेम एक्सपीरियंस तो हमारे सेम कैपेबिलिटी थी, हम अंदर चले गए, सबको सेम ट्रेनिंग दी गई, किसी को भेदभाव नहीं किया गया, सेम पढ़ाई करी गई। जो आगे टेस्ट कराने की होती है आपको डिपेंड करता है। अब आपसे दोबारा टेस्ट लेंगे सर, हम आपसे दोबारा टेस्ट लेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्या? मैं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे क्या? ये आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर क्या सरकार को अपनी राय देनी चाहिए या इम्प्लीमेंटेशन करके चीजों के जवाब देने चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा था कि वर्ष 2024 मैनपुरी की सीट पर कौन बैठेगा, यहाँ की गद्दी कौन संभालेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपनी राय बताएं और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल द जनता तंत्र चैनल से।